आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारे सामने मुगल शासकों पर एक काफी विस्तृत सामग्री है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। जी। हमारा मकसद है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के इस निर्णायक दौर को समझना, लगभग 1526 से लेकर औरंगजेब के अंत तक। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। हम उन शासकों पर ध्यान देंगे जिन्होंने इस युग को शक्ल दी, उनकी रणनीतियां, नीतियां और हाँ, उनका असर क्या रहा। तो चलिए इस दौर की एक गहन पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से, जिसने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हाँ, ये साम्राज्य लगभग 3 सदियों तक एक बड़ी ताकत बना रहा। बिल्कुल। और अब बाबर सिर्फ एक क्या कहते हैं, हमलावर नहीं था। उसकी रगों में तैमूरलंग और चंगेज खान जैसे एशिया के 2 महान विजेताओं का खून था। अच्छा। ये विरासत उसे एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक समझ देती थी, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले केंद्रीकृत शासन और मिली-जुली तहजीब की बुनियाद भी डाली। सही कहा। सामग्री में शासकों का क्रम भी दिया गया है, बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जी हाँ, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हम इसी सफर पर आगे बढ़ेंगे, हर मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो सबसे पहले बाबर 1483 में उज़्बेकिस्तान में जन्म, पिता फरगना के शासक थे। जी। महज 11 साल की उम्र में गद्दी संभाली, लेकिन हालात ऐसे बने कि उज़्बेकों के कारण अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। काफी मुश्किल शुरुआत थी। हाँ, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका शुरुआती। कई साल संघर्ष के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया और यही काबुल भारत की ओर उसके कदम बढ़ाने का एक तरह से आधार बना। बिल्कुल। और ये वो वक्त था जब भारत में, खासकर उत्तर भारत में, राजनीतिक अस्थिरता मतलब चरम पर थी। अच्छा। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अलोकप्रिय था। उसके अपने सरदार उससे खुश नहीं थे। तो मतलब अंदरूनी कला थी। बहुत ज़्यादा। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और मेवाड़ के ताकतवर शासक राणा सांगा, दोनों ने ही बाबर को एक तरह से न्योता भेजा। न्योता भेजा क्यों? शायद राणा सांगा ने सोचा होगा कि बाबर आएगा, लोधी को कमजोर करेगा और लूटपाट करके चला जाएगा। शायद यही सोचा होगा। लेकिन बाबर के इरादे कहीं ज्यादा बड़े थे। वो यहीं जमना चाहता था। समझ गई। भारत में पैर जमाने के लिए बाबर ने कुछ बहुत अहम लड़ाइयां लड़ी। पहली और सबसे मशहूर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 की। जी हाँ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जहां उसने इब्राहिम लोदी को हराया। इस लड़ाई की खासियत थी बारूद और तोपखाने का बड़े पैमाने पर और बेहद कारगर इस्तेमाल, जो भारत के लिए नया था। हाँ, उस पैमाने पर बिल्कुल नया था। बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई, मतलब दुश्मन को किनारों और पीछे से घेरने की रणनीति। अच्छा, ये तुलुगमा। जी। साथ ही तोपों को सजाने की उस्मानी विधि भी इस्तेमाल की, जिसमें तोपों को गाड़ियों के पीछे छिपाकर दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता था। उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे उसके माहिर तोपची थे। तो तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत का तो अंत कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अगला बड़ा टकराव था खानवा का युद्ध 1527 में। हाँ, राणा सांगा के साथ। राणा सांगा समझ गए कि बाबर सिर्फ लुटेरा नहीं बल्कि यहीं जमने आया है। उन्होंने कई राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया, एक बड़ा गठबंधन बनाया। यहीं पर इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ आता है। पानीपत ने दिल्ली की सत्ता तो बदल दी, लेकिन खानवा की जीत ने असल में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पक्की की। ओह, तो ये ज्यादा जरूरी थी। हाँ, कई इतिहासकार इसे पानीपत से भी ज्यादा निर्णायक मानते हैं। बाबर के बेहतर सैन्य रणनीति, उसका तोपखाना और शायद राजपूत सेनाओं के बीच आपसी तालमेल की कुछ कमी, इन सब ने नतीजा तय कर दिया। इसके बाद भी बाबर रुका नहीं। 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय को, हाँ, और 1529 में घाघरा में अफगानों को हराकर उसने अपने नए साम्राज्य को और मजबूत किया। जी, अपनी स्थिति मजबूत करता गया। पर वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा शासक, कवि और लेखक भी था। उसने तुर्की में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। हाँ, तुजू के बाबरी, जो उस दौर को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल। उसकी धार्मिक नीति के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के दौरान भले ही उसने जिहाद का नारा दिया हो, लेकिन शांति काल में वो काफी हद तक सहिष्णु था। हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। तो मतलब मिला जुला रवैया था। हाँ, कह सकते हैं। उसका शासन सिर्फ 4 साल चला, लेकिन इतने कम वक्त में एक अस्थिर मौके को एक स्थायी साम्राज्य की शुरुआत में बदलना, ये उसकी दूरदर्शिता और क्षमता दिखाता है। सही। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका रास्ता कांटों भरा था। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ उसके अपने भाई कामरान,
हिंदाल, अस्करी उसके लिए मुसीबतें खड़े कर रहे थे। जो उसे विरासत में मिले थे एक तरह से। हाँ, और दूसरी तरफ बिहार में शेर शाह सूरी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा था। शेर खां, बाद में शेरशाह सूरी, और हुमायूं रणनीतिक चालाकी में शेरशाह से कहना पड़ेगा 19 साबित हुआ। हाँ, उसे 2 ऐसी हार मिली जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। पहली 1539 में चौसा की लड़ाई। जी हाँ, यहाँ शेर शाह ने हुमायूं को ऐसी शिकस्त दी कि उसे गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी, कहते हैं। जी, एक भिश्ती की मदद से जान बची थी। और फिर अगली ही साल 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। हाँ, कन्नौज। ये हार निर्णायक थी। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। बिल्कुल निर्वासित हो गया। अगले 15 साल उसने दर-बदर भटकते हुए निर्वासन में गुजारे। दिल्ली आगरा पर सूरवंश का राज हो गया। ये 15 साल 1540 से 1555 हुमायूं के लिए इम्तिहान का दौर थे। हाँ, उसने ईरान के सफवी शासक की मदद ली। शाह तहमास्प की। जी हाँ। उधर भारत में 1545 में शेर शाह की एक दुर्घटना में मौत हो गई। कालिंजर के किले में। हाँ, और उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं निकले। हुमायूं ने इस मौके का फायदा उठाने की ठानी। वापसी की तैयारी की। अपने भरोसेमंद सेनापति बैरम खान की मदद से। जी, बैरम खान की भूमिका बहुत अहम रही। 1555 में सरह हिंद की लड़ाई में सूर सेना को हराया और जुलाई 1555 में 15 साल बाद वो फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। एक लंबे अंतराल के बाद। लेकिन किस्मत देखिए, महज कुछ महीने बाद ही जनवरी 1556 में दिल्ली में अपने ही बनवाए पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। हाँ, लेनपूल ने कहा भी है कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। अच्छा। हुमायूं का गिरना पड़ना, हारना और फिर लौटना, ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है। अनजाने में उसके निर्वासन ने मुगलों को एक कीमती सबक सीखने का मौका दिया। क्या सबक? ये सबक आया शेरशाह सूरी के छोटे से शासनकाल से। शेरशाह ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे वो इतने कारगर थे कि बाद में अकबर ने उन्हीं को अपनी सल्तनत की बुनियाद बनाया। हाँ, ये बीच का दौर, शेरशाह सूरी का शासन 1540-1545, भले ही सिर्फ 5 साल का था, लेकिन इसके असर को कम करके नहीं आंका जा सकता। उसका असली नाम फरीद खान था। बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि शेरशाह ने वो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिस पर अकबर ने एक शानदार इमारत खड़ी की। उसने जमीन तैयार की थी। तो क्या थे वो अहम सुधार? सामग्री बताती है कि सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था। उसने जमीन की पैमाइश करवाई। जी, गजे सिकंदरी का प्रयोग करके। और उपज के आधार पर उसे अच्छी, मध्यम और खराब श्रेणी में बांटा। जब्ती प्रणाली यानी जमीन की नपाई का एक मानक तरीका लागू किया। हाँ, रस्सियों की जगह मानक जरीब का इस्तेमाल शुरू किया। और किसानों को पट्टा दिया। हाँ, पट्टा यानी जमीन पर उनके अधिकार का दस्तावेज, और कबूलियत यानी लगान चुकाने की सहमति। इससे किसानों और राज्य के बीच सीधा संबंध बना। ये तो बहुत व्यवस्थित लगता है। बिल्कुल। और मुद्रा व्यवस्था में उसका काम तो क्रांतिकारी था। उसने सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के जारी किए। खास तौर पर उसका 1758 ग्रेन का चांदी का सिक्का। रुपया? हाँ, रुपया। वो इतना शुद्ध और मानक था कि वो ब्रिटिश काल तक चलता रहा और आज के भारतीय रुपये का आधार बना। ये त्रिकोणीय धातुवाद कहलाता है। कमाल है। और सड़कें? उसने पुरानी शाही सड़क, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड, उसकी मरम्मत करवाई और उसे बंगाल से पेशावर तक बढ़ाया। हाँ, सोनार गांव से अटक तक। यात्रियों की सुविधा के लिए हर कुछ दूरी पर सराएं बनवाई, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए। जी, करीब 1700 सराएं बनवाई थी और एक कुशल डाक व्यवस्था भी शुरू की, जिसमें घुड़सवार हरकारों के जरिए तेजी से खबरें भेजी जाती थीं। डाक चौकी पर जोर दिया, एक अनुशासित सेना रखी और अपने साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों, सरकारों, जिलों और परगना उप जिलों में बांटा। शिकदार और मुंसिफ जैसे अधिकारी नियुक्त किए। तो प्रशासन को काफी सुधारा उसने। बहुत ज्यादा। अकबर ने इन सभी चीजों को न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें और बड़े पैमाने पर लागू किया और सुधारा। तो ये सिर्फ एक अंतराल नहीं था, ये भविष्य के मुगल साम्राज्य के लिए एक जरूरी प्रशासनिक प्रयोगशाला साबित हुआ। सही कहा। 1556 में हुमायूं की मौत के वक्त अकबर सिर्फ 13 साल का था। बहुत कम उम्र थी। शुरुआत में उसके संरक्षक
बैरम खान ने कमान संभाली और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हाँ, हेमू के खिलाफ। हेमू विक्रमादित्य को हराकर दिल्ली पर मुगल सत्ता को फिर से मजबूती से कायम किया। जी, बैरम खान का शुरुआती योगदान बहुत बड़ा था। अकबर का लगभग 50 साल का लंबा शासन 1556 से 1605 मुगल साम्राज्य के विस्तार, संगठन और उसे एक असली भारतीय पहचान देने का दौर माना जाता है। उसकी कामयाबी का राज सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि उसकी दूरदर्शी नीतियों में था। उसने शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाया, मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। ये क्या थी मनसबदारी? ये एक पेचीदा लेकिन कारगर प्रणाली थी जिसमें सैन्य और नागरिक अधिकारियों को उनकी हैसियत यानी मनसब के हिसाब से पद, वेतन, जो अक्सर जागीर के रूप में होता था, अच्छा, जागीर, और सैनिक जिम्मेदारियां दी जाती थीं। जात और सवार के 2 पद होते थे इसमें। उसने साम्राज्य को सूबों, प्रांतों में बांटा और केंद्र में 4 मुख्य विभाग बनाए: दीवान, वित्त, मीर बख्शी, सेना, मीर समान, शाही घराने और सद्र उस सुदूर, धार्मिक मामले और दान। बहुत व्यवस्थित प्रशासन लगता है। और यहाँ उसकी राजपूत नीति बेहद अहम हो जाती है। हाँ, ये उसकी सबसे सफल नीतियों में से एक थी। उसने सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि सुलह और रिश्तों के जरिए भी साम्राज्य को मजबूत किया। 1562 में आमेर, जयपुर के राजा भारमल की बेटी से शादी की, जोधाबाई या हरखाबाई से। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक नई नीति की शुरुआत थी। उसने राजपूत राजाओं को ऊंचे ओहदे दिए, उनका सम्मान किया और उन्हें साम्राज्य का अटूट हिस्सा बना लिया। हाँ, हालांकि मेवाड़ जैसे कुछ राज्य विरोध करते रहे, जैसे महाराणा प्रताप, लेकिन ज्यादातर राजपूतों का सहयोग मिला। और इसी के साथ जुड़ी है उसकी धार्मिक नीति सुलह कुल, सबके साथ शांति। अकबर ये समझ गया था कि हिंदुस्तान जैसे विशाल और विविधता भरे देश पर राज करना है, जहां बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम है, तो सबको साथ लेके चलना होगा। ये राजनीतिक समझ थी। बिल्कुल, ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक समझ थी। इसी सोच के तहत उसने बड़े कदम उठाए। 1562 में युद्धबंदियों को गुलाम बनाने और उनका धर्म बदलने पर रोक लगाई। हाँ, 1563 में तीर्थयात्रा कर हटाया और 1564 में सबसे विवादास्पद कर जजिया को भी खत्म कर दिया। जी, ये बहुत बड़े फैसले थे। फिर 1575 में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पूजा घर बनवाया। हाँ, इबादत खाना। ये कमाल की जगह थी जहां वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों, मुस्लिम उलेमा, हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी दस्तूर, ईसाई पादरी के साथ बैठकर धर्म और दर्शन पर बहसें करता था। शुरू में सिर्फ सुन्नी उलेमा थे, पर बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। अच्छा, इन बहसों का नतीजा ये हुआ कि अकबर का नजरिया और खुला। उसने दीन इलाही या तौहीद इलाही, दैवीय एकेश्वरवाद नाम का एक नया विचार पेश किया। ये कोई नया धर्म था? नहीं, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक तरह का नैतिक और सामाजिक सिद्धांत था जो वफादारी, शांति और तक पर जोर देता था। इसका मकसद शायद साम्राज्य के अलग अलग गुटों को बादशाह के प्रति वफादारी के एक सूत्र में पिरोना था। पर इसके अनुयायी कम ही रहे। हाँ, बहुत कम। शायद बीरबल जैसे कुछ गिने चुने लोग ही थे। कला और साहित्य का भी वो बड़ा संरक्षक था। उसके दरबार में नवरत्न थे, 9 ऐसे लोग जो अपने अपने फन में माहिर थे। जी, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह। हाँ, ये सब। उसने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का पूरा शहर, हुमायूं का मकबरा जैसे शानदार इमारतें बनवाई। फतेहपुर सीकरी तो खास तौर पर। उसके समय में मुगल चित्रकला भी अपने शुरुआती दौर से निकलकर विकसित हुई। जी, हमजानामा का चित्रण उसी समय शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो अकबर ने क्या किया? उसने एक विदेशी आक्रमणकारी के शासन को एक समावेशी हिंदुस्तानी साम्राज्य में बदल दिया। बिल्कुल। उसकी नीतियों ने साम्राज्य को वो अंदरूनी ताकत और स्थिरता दी जो अगले 100-125 साल तक कायम रही। उसने नींव को चट्टान बना दिया। 1605 में अकबर की मौत के बाद उसका बेटा सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठा। जहांगीर। उसका दौर 1605 to 1627 मोटे तौर पर शांति का काल था। अकबर ने जो मजबूत ढांचा खड़ा किया था वो कायम रहा। हाँ, विरासत में एक स्थिर साम्राज्य मिला था। इससे जहांगीर को कला, संस्कृति और न्याय जैसे मामलों पर ध्यान देने का मौका मिला। जी। जहांगीर को अक्सर उसकी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। हाँ, सोली की जंजीर। कहते हैं उसने आगरा के किले के शाहबुर्ज से यमुना किनारे तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी जिसमें घंटियां बंधी थीं। जी, ताकि कोई भी सीधा फरियाद कर सके। कोई भी फरियादी जिसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो उस जंजीर को खींचकर
सीधे बादशाह तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। ये प्रतीकात्मक ज्यादा रहा हो, पर न्याय के प्रति उसकी मंशा दिखाता है। सही। जहांगीर के जमाने को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों? वो खुद कला का बहुत बड़ा पारखी और शौकीन था। उसे इंसानी चेहरों के बजाय प्रकृति, पशु पक्षियों के चित्र बनवाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। अच्छा, प्रकृति चित्रण। हाँ, उस्ताद मंसूर जो पक्षियों और फूलों के चित्रकार थे, और अबुल हसन जो व्यक्ति चित्र बनाते थे, जैसे उस दौर के उस्ताद कलाकार उसके दरबार की शान थे। उस्ताद मंसूर का नाम तो सुना है। जी, उसने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी फारसी में लिखवाई, जिसमें उसने अपनी कलारुचि और चित्रकारों का जिक्र भी किया है। और धार्मिक नीति के मामले में? क्या अकबर की तरह ही? हाँ, कमोबेश। सामग्री बताती है कि उसने अकबर की सहिष्णुता की नीति जारी रखी। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर रोक, अलग अलग धर्मों के साधु संतों से मिलना जुलना, प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी, ये सब चलता रहा। तो स्थिरता बनी रही। बिल्कुल। आर्थिक तौर पर भी साम्राज्य फलता फूलता रहा। व्यापार खासकर यूरोपीय कंपनियों के साथ बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो उसी के समय आई थी। जी हाँ, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो उसी के दरबार में आए थे। कृषि उत्पादन अच्छा था, अकबर की बनाई व्यवस्था काम कर रही थी। तो कह सकते हैं कि अकबर ने नींव मजबूत की। हाँ, और जहांगीर ने उस पर एक तरह से सांस्कृतिक रंगत चढ़ाई। जहां अकबर ने साम्राज्य को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत किया, वही जहांगीर के दौर में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि चरम पर पहुंची। जहांगीर के बाद 1628 में उसका बेटा खुर्रम शाहजहां के लक़ब से बादशाह बना। शाहजहां। और अगर जहांगीर का दौर चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 मुगल वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। उसकी बनवाई इमारतों में एक अलग ही शान, समरूपता, बारीकी और हाँ, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल दिखता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं। सबसे पहले जहन में आता है ताजमहल, आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया दुनिया का अजूबा। बिल्कुल, उसकी पहचान ही ताजमहल से है। लेकिन सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, जी, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, लाहौर में शालीमार बाग, और दिल्ली में एक पूरा नया शहर शाहजहानाबाद बसाना, ये सब उसी के दौर की देन है। हाँ, पुरानी दिल्ली जिसे कहते हैं। मशहूर मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस भी उसी ने बनवाया था। जी, जिसे बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया। इमारतों पर पिएट्रा ड्यूरा यानी संगमरमर में कीमती पत्थरों की जड़ाई का काम इस दौर की खासियत है। बहुत सुंदर काम होता है वो। और ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये उस दौर की जबरदस्त आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक था। प्रशासन कुशल था, व्यापार फल फूल रहा था, कृषि उपज अच्छी थी, तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी। हाँ, कहा जाता है कि उस वक्त मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। यूरोपीय यात्री जैसे बर्नियर और टैवर्नियर यहाँ की दौलत देखकर दंग रह जाते थे। बंगाल जैसे सूबे तो सोने की चिड़िया कहलाते थे। मुगल सिक्कों की शुद्धता की दुनिया भर में धाक थी। शाहजहां खुद भी कला, साहित्य और संगीत का कद्रदान था। जी, उसके दरबार में भी कई विद्वान और कलाकार थे। उसने अपने पुरखों की मिलीजुली संस्कृति की नीति को भी जारी रखा। प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की अच्छी खासी संख्या थी। हाँ, कुछ हद तक जारी रखा। सोचने वाली बात है, शाहजहां के आखिरी दिनों में उसके बेटों में उत्तराधिकार की खूनी लड़ाई हुई। जी, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच, जिसमें औरंगजेब कामयाब रहा। 1658 में उसने अपने पिता को कैद करके तख्त पर कब्जा कर लिया। हाँ, आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। मुइयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर का शासन लगभग 49 साल 1658 से 1707 तक चला। बहुत लंबा शासन। हाँ, अकबर के बाद सबसे लंबा। उसके समय में मुगल साम्राज्य अपने भौगोलिक विस्तार के शिखर पर पहुंच गया। काबुल से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक। उसने बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 जैसी दक्षिण की बड़ी सल्तनतों को भी जीत लिया। विस्तार तो बहुत हुआ। साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ, पर शायद अंदर से सबसे ज्यादा बेचैन भी। उसकी नीतियां अपने परदादा अकबर से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती दिखती हैं। हाँ, यही औरंगजेब के दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो खुद एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, बेहद अनुशासन प्रिय और सादा जीवन जीने वाला। टोपी सीकर और कुरान की नकल करके अपना खर्च चलाता था, ऐसा कहते हैं। अच्छा। उसने शासन को इस्लामी कानून यानी शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश की। अकबर की सुलह कुल की नीति को उसने पूरी तरह उलट दिया। क्या थे वो बड़े बदलाव?
सबसे अहम, उसने जजिया कर फिर से लगा दिया 1679, जिसे अकबर ने हटा दिया था। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने गैर मुस्लिमों को नाराज किया। कलमा खुदवाना बंद किया, नौरोज का ईरानी त्योहार मनाना बंद करवाया, संगीत पर पाबंदी लगाई। हाँ, दरबार में संगीत बंद करवा दिया, हालांकि वो खुद वीणा बजाने में माहिर था। झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी रस्में बंद करवा दी, जिन्हें वो गैर इस्लामी मानता था। जी, वो इन्हें गैर जरूरी और गैर इस्लामी समझता था। उसकी दक्कन नीति भी बहुत अहम है। हाँ, ये उसके शासन का केंद्र बिंदु बन गई थी। उसने अपनी जिंदगी का लगभग आखिरी 25 साल दक्षिण भारत में ही बिताए, मराठों और दक्षिणी सल्तनतों से लड़ते हुए। बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने से साम्राज्य तो फैल गया, लेकिन इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। इसे दक्कन का नासूर भी कहा गया। और उसकी धार्मिक कट्टरता और राजपूतों के साथ बदलते रिश्तों ने, हाँ, उसने साम्राज्य के वफादार रहे कई गुटों को नाराज कर दिया। मारवाड़ और मेवाड़ से संबंध बिगड़े। मराठे तो खैर शिवाजी के समय से ही चुनौती थे, उनके बाद भी संघर्ष जारी रहा। सिख गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद सिखों का विरोध भी बढ़ा। जाट और बुंदेला, इन सब ने उसके खिलाफ हथियार उठाए। नतीजा ये हुआ कि 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, तो वो अपने पीछे एक विशाल लेकिन बेहद थका हुआ और अंदरूनी कलह से जूझता साम्राज्य छोड़ गया। उसकी मौत के बाद पतन की रफ्तार बहुत तेज हो गई।